पाकिस्तान की तरह मजबूर होते हैं फॉरेन पॉलिसी में दूसरे कंट्री के बिहेस्ट पे होते हैं। अब देखें हम मुसलमानों के क्या है, चैंपियन है, पाकिस्तान मुस्लिम्स का चैंपियन है। लेकिन याद रखें रियलिज्म जब पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा फॉरेन पॉलिसी का। देखिए मुस्लिम्स हम क्या करते हैं, हम इजराइल इशू, हम जितने भी मुस्लिम इश्यूज हैं पूरी दुनिया में उसको हम उठाते हैं, अजरबैजान, लेकिन हम वीगर्स की बात नहीं करते। एक होता है, क्यों नहीं करते? चाइना के अंदर जो मुसलमानों को प्रोसिक्यूट किया जाता है हम उसकी बात नहीं करते। वाई? बिकॉज हम मजबूर हैं ड्यू टू चाइना। हम चाइना की वजह से मजबूर हैं, उनके साथ हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। हम खुद क्या है, मिडिल पावर है। मिडिल पावर होने की वजह से हमें एक ग्रेट पावर की हेल्प चाहिए। किस लिए? ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाए। तो उस मजबूरी का कंपेलेंस की वो हम क्या है, कंपेल्ड हैं, मजबूर है। उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें वीगर्स के ऊपर अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। और चाइना का ये क्या है, ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, ठीक है, याद रखें। इस पे चाइना बहुत गुस्सा होता है, बहुत सख्त गुस्सा होता है। और अगर कोई वैसे ही बयान दे देना चाइना वैसे ही तब जाता। तो पाकिस्तान कभी भी ये गलती नहीं करता, कभी भी मिस्टेक गलती से भी आपने किसी हुकूमत के, यानी कि जो मुराद सईद है या कोई ऐसा बंदा है, असद उमर या कोई और, उसके मुंह से भी कभी आप ये वर्ड नहीं सुनेंगे कि यार जो है। अच्छा, कि हमारे हुकूमत के एक बंदे ने क्या कहा था, नहीं वो अफरीदी दोबारा नहीं बोलेगा। एक मतलब हमारे हुकूमत के बंदे ने कहा था कि हम सी पैक को रिवाइज करेंगे। किसने कहा था? रजाक दाऊद ने कहा था या असद उमर ने? तो आपको पता है पाकिस्तान आर्मी को जाना पड़ा था क्लैरिफिकेशन देने के लिए। पाकिस्तान आर्मी की टॉप क़यादत को जाना पड़ा चाइना टू क्लैरिफाई कि ये एक बेवकूफ बंदा है जिसके मुंह से ये बात निकली थी। तो ये क्या है जी, ये क्या इंटरनेशनल अरीना है। इंटरनेशनल अरीना में आप इस वक्त बैठे हुए हैं और आप ये गेम देख रहे हैं, कैसे गेम। तो ये क्या है जी, फैक्टर्स। दूसरा आपके अलायंसेस होते हैं, अलायंसेस। मैंने आपको 2 बताया, थर्ड आप अलायंसेस लिखें। अलायंसेस आपकी जिसके साथ होंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इफेक्ट होगा। जाहिर सी बात है, आप चाइना के साथ अलायंस है आपकी, तो आप वीगर्स की ऊपर बात नहीं करते। क्या ख्याल है, आपकी फॉरेन पॉलिसी में वीगर्स नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? इंटरनल फैक्टर्स देखें, आपकी मिलिट्री पावर, आपकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, लीडरशिप। किसी ने कहा था कि सर ये डिप्लोमेसी, तो क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी क्या है? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में एक फैक्टर है कि देखिए आपने फॉरेन पॉलिसी बना तो ली, लेकिन आपकी डिप्लोमेसी क्या है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी, तो क्या फायदा है? तो फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होगी। देखिए रोल ऑफ मीडिया और थिंक टैंक्स, मीडिया और थिंक टैंक भी एक रोल प्ले करते हैं। वो कैसे? देखिए मीडिया आपके पूरी दुनिया में आपका क्या, आपकी क्या जो है इमेज पोर्ट्रे करती है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। थिंक टैंक्स जो होते हैं वो आपकी फॉरेन पॉलिसी में रोल इस तरह प्ले करते हैं कि वो इनपुट देते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। मीडिया क्या करता है, जब आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो क्या मीडिया उसको क्रिटिसाइज करता है या मीडिया उसको प्रमोट करता है? क्या करता है? आपने फॉर एग्जांपल आपने एक फॉरेन पॉलिसी स्टेप लिया कि आपने वीगर्स को, लेट्स बी अनरियलिस्टिक फॉर नाउ, कि हमने वीगर्स को आपने कंडेम कर दिया, सॉरी वीगर नहीं, चाइना को कंडेम किया कि यार वीगर्स के खिलाफ लगे हुए। तो मीडिया क्या कहेगा, यार देखो जी सी पैक भी चल रहा है और सारे बैठे होंगे टीवी पे, यार देखो हम पाकिस्तान का ये देखें, हमने हमारा सी पैक जो है वो सबटाज हो रहा है। और जब हम नहीं करते तो फिर मीडिया क्या कहता है कि यार आप लोग पाकिस्तानी जो है वो उन मुसलमानों की बात ही नहीं करता, ठीक है। तो आइदर वे मीडिया क्या है, रोल प्ले कर सकता है, तो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, नेगेटिव प्ले कर सकता है। तो ये क्या है, एक फैक्टर है आपके फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो कि एक इंटरनल रोल प्ले करता है, ठीक है। आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है ना, ये भी याद रखें, ये भी होता है।
कि डोमेस्टिक अपोजिशन जो होती है या आपकी जो अदर पार्टीज हैं, अगर वो लोग एक चीज को कंडेम करें, ठीक है, और वो एक फॉरेन पॉलिसी स्टेप को कंडेम करना स्टार्ट कर दें, तो बाहर की दुनिया में वो चीज अनसक्सेसफुल होती है। आपकी इन अपोजिशन पार्टीज को वो मीडिया जो जिसके खिलाफ आपने फॉरेन पॉलिसी स्टेप लिया, फॉर एग्जांपल कश्मीर का इशू है, उस पे अब फॉर एग्जांपल पर्चा कट गया आजाद कश्मीर के पीएम के ऊपर, ठीक है। अब वो पर्चा जो है उसकी बात कहाँ पे होती है इंडिया में, कि यार ये देखो जी ये इनकी फॉरेन पॉलिसी, इधर ये कहते हैं कि जी कश्मीर और वहां पे इन्होंने उसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है दे हैव लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट हिम, और वो भी सेडिशन का, बगावत का। तो आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी चलेगी जब आप वो कहेंगे कि यार वहां पे तो आप जो है इंटरनली तो आप बिल्कुल, आपका कोई वो नहीं है, मैंडेट नहीं है, और आप बाहर कहते हैं फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी। क्या फॉरेन पॉलिसी है आपकी? ठीक है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है जब आप इंटरनली आपका वो नहीं है, टुगेदरनेस नहीं है, तो आप कैसे जी हमें कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी? आप तो खुद डिवाइडेड है, ठीक है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये भी दूसरा ये कि सेंटिमेंट होता है डोमेस्टिक, ठीक है। अगर आपका डोमेस्टिक सेंटिमेंट एक चीज को सपोर्ट नहीं करता, तो आप कैसे फॉरेन पॉलिसी परस्यू करेंगे? आपको वो कहते हैं कि जी आप क्या करें जी, आप फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम कंट्री के खिलाफ अलायंस करें विद यूएस। यूएस आपको कहते हैं कि आप हमारे साथ आए, लेट्स डू वॉर ऑन टेरर अगेंस्ट ईरान। अब हमारे कंट्री के अंदर जो शिया कम्युनिटी है वो तो ये क्या करेगी इसके खिलाफ, सारी गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। तो आप तो वो फॉरेन पॉलिसी स्टेप ले ही नहीं सकते जनाब, आप नहीं ले सकते। आप ईरान को कंडेम नहीं कर सकते, पाकिस्तान कभी भी ईरान को कंडेम नहीं करता। एक तो नेबर है, दूसरा बिकॉज ऑफ इस्लाम। क्लियर होगी बात? तो आईआर में ज्यादातर बातें होती हैं, लिखना काम होता है। एग्जैक्टली। रिलीजियस श्राइन्स आप ना कहें, श्राइन्स तो नहीं है, लेकिन रिलीजियस इम्पोर्टेंस है सऊदी की काफी सारी, क्योंकि हमारे साथ तो जो सबसे ज्यादा क्लोज इस्लामिक जो सेंटिमेंट है वो सऊदी अरेबिया का ही है, ठीक है। देखिए ग्राम एलिसन ने 3 मॉडल दिए हैं, 3 मॉडल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। पहला मॉडल जो ग्राम एलिसन क्या है, ग्राम एलिसन एग्जैक्टली गुरु नानक, ग्राम एलिसन 3 मॉडल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। पहला मॉडल कौन सा है जी? फर्स्ट मॉडल, चैट देखें सारे, मैंने लिख दिया आपको। पहला है रैशनल एक्टर मॉडल। रैशनल एक्टर मॉडल क्या होता है? रैशनल एक्टर मॉडल ये होता है कि आप नंबर 1 स्टेप्स देखें रैशनल एक्टर मॉडल के, कि ये जो चीज है ना, ये मॉडल, ये फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के मॉडल है, ठीक है। ये क्या है? फॉरेन पॉलिसी के, फॉरेन पॉलिसी बनती कैसे है, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, कि यार फॉरेन पॉलिसी, मैंने आपको कहा था ना कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस याद है, मैंने आपको कहा था डिसीजन मेकिंग वेरियस तरीके से होती है। अब उसमें एक तरीका ये है, 2 हम और पढ़ेंगे। पहले क्या होता है, नंबर 1 कि आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू है, ठीक है। कश्मीर इशू तो आपने प्रॉब्लम एनालाइज किया, डिफाइन किया कि प्रॉब्लम क्या है जी, कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर जी इंडिया ने नेक्स्ट कर लिया है, ठीक है, जो इंडियन ऑक्युपाइड है। हमने एनालाइज किया, डिफाइन किया। दूसरा डिसीजन, सेकंड स्टेप, हमने अपना गोल प्रायोरिटाइज किया, गोल्स, कि हमारा गोल क्या है जी,
हमारा गोल क्या है, प्रायोरिटाइजिंग है, ठीक है, स्पेलिंग देख लें। हमने अपना गोल प्रायोरिटाइज किया, हमारा गोल क्या है प्रायोरिटाइज करना, कि यार हम चाहते हैं कि हमारा गोल है कि जी इंडिया जो है इसको, इसका नेगेटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे करना है। हमारा गोल ये तो नहीं हो सकता ना हम हमला कर दें इंडिया के ऊपर, क्या ख्याल है, क्या ये गोल हो सकता है, बताएं, कि हम न्यूक्लियर चला दें इंडिया के ऊपर, न्यूक कर दें, हमला कर दें, डिफेंड नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता हमारा, हम नहीं कर सकते ऐसे। तो हम क्या गोल था हमारा, नेगेटिव इमेज हमने, नंबर थर्ड गोल हमने, सेकंड स्टेप गोल प्रायोरिटाइज, थर्ड स्टेप डेवलपिंग, इस चीज को अचीव करने के लिए ऑप्शंस डेवलप करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा था ईयू, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, डेवलप हमने किए ऑप्शंस, अब हमने इवेल्युएट करने कि यार हम क्या करें, हम यूएसए को जाके क्या करें, यूएसए के साथ इंडिया के खिलाफ लॉबी करें, या हम चाइना से कहें कि यार आप आए, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस रेजोल्यूशन को मूव करवाएं, ठीक है। ये ऑप्शन से हर ऑप्शन को हमने इवेल्युएट किया, यूरोपियन यूनियन में कैसे करें, ठीक है। सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट, इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना। हमारे लिए क्या था, सारे ऑप्शंस क्या थे, हम सबको सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, हमने सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज किया, ठीक है, और हमने एग्जीक्यूशन की उसकी। ये रैशनल एक्टर मॉडल होता है बेसिकली, कि जैसे एक आपका बंदा, जैसे प्राइम मिनिस्टर है या डिक्टेटर है कोई, या जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान है यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, KSA में, तो ये वहां पे इस तरह की रैशनल एक्टर होता है, एक एक्टर होता है, वो क्या करता है जी, रैशनल डिसीजन करता है, एक एक, ठीक है। जिस तरह मुशर्रफ था, उसने क्या डिसीजन किया यार, 9/11 में ही सेड कि हम वॉर ऑन टेरर में किसके साथ हैं, यूनाइटेड स्टेट का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगला जो है टू, सेकंड मॉडल, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल, OPM लिखें, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल OPM। ये पेज का पूरा व्यू क्लियर है आप सबको? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल देखें, OPM में ये होता है, OPM कि OPM में आपका रैशनल नहीं होता, वन लीडर जो होता है, वन, ये आपका डिसीजन, लीडरशिप कैन नॉट मेक डिसीजन सोली ऑन इट्स ओन, एक लीडरशिप एक बंदा नहीं करता, यस वो ही डिसाइड करता है, और फिर उसके नीचे लोग एग्जीक्यूट करते हैं ना, जाहिर सी बात है, लेकिन असल तो डिसीजन मेकिंग है जनाब, डिसीजन मेकिंग है, वो कौन करता है, रैशनल एक्टर करता है, मैंने क्या कहा था, डिसीजन मेकिंग है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है सारा, ठीक है। इसमें ये होता है कि इसमें आपका सेटिस्फैक्टरी, ये क्या है, ये सबसे सेटिस्फैक्टरी सिस्टम है OPM। इसमें ये होता है कि डिसीजन मेकिंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स करते हैं, समझ आई? जैसे कि हमारा मोफा है, एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, या हमने जो है प्रोफेशनल्स हायर किए हुए हैं, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है।
समझ आ रही है? इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स का क्या चक्कर होता है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में होता ही है, आप सारे जोशुआ गोल्डस्टाइन की बुक जो है वो जाके देखें, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग लिखी हुई है। मैं आपको बुक दे देता हूँ, ठीक है? मैंने दी हुई अपने स्टूडेंट्स को दी हुई, आपको दे देता हूँ। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि होता यह है कि यूएस की पूरी दुनिया में एम्बेसीज हैं, उनको एक जनरल गाइडलाइन दी हुई है। गाइडलाइन कहां से? फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएस। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएस जनरल गाइडलाइन उनको दी हुई है, ठीक है? वो क्या करते हैं, अब वो बाय देयर ओन अपने खुद से क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसी, सॉरी हाँ, फॉरेन पॉलिसी जो उसकी एक तुम डिसीजन मेकिंग है with regards to any kind of issue। जब इशू आएगा तो उस पे वो क्या करेंगे, फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन अगर बहुत मेजर इशू है तो उस पे वो क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे। उस पे कहां से डायरेक्शंस आएंगी? स्टेट डिपार्टमेंट से। मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल वर्किंग चलती रहेगी, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वर्किंग चलती रहेगी। व्हेन देयर इज अ मेजर इशू तो इंटरवेंशन कहां से होगी? फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट। समझ आएगी? तो ये क्या है, आपके प्रोफेशनल लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं फॉरेन पॉलिसी में। एक और मॉडल है जिसे कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। थर्ड, इसमें होता ये है कि एक तो पॉलिटिशियंस हैं, ये देखें, और एक ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपको मैं एक वर्ड यूज करने लगा हूं, मुकमुका, ठीक है? मुकमुका का वर्ड सुना है आपने? इनका आपस में क्या होता है, मुकमुका होता है दोनों का। की पोजीशंस, की पोजीशंस with great influence। की पोजीशंस with great influence किसके पास है? इन दोनों के पास है, दोनों के पास। इनकी क्या है, इनके प्रायोरिटीज हैं अपनी। डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं। दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस एंड कमिटमेंट्स, ठीक है? कमिटमेंट्स भी डिफरेंट है, जॉब डिफरेंट है। अच्छा, इसे गवर्नमेंट बार क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बार्गेनिंग मॉडल भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल या गवर्नमेंट बार्गेनिंग मॉडल, ठीक है जी? तो होता यह है कि अब की पोजीशंस पे हैं ये सारे, वेरियस प्रायोरिटीज हैं और वेरियस कमिटमेंट्स हैं, और ये मिल मिला के मुकमुका करके एक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेते हैं अपनी इन प्रायोरिटीज को सर्व करने के लिए, ठीक है? फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता? लेकिन यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की जगह क्या हो जाता है, मुकमुका हो जाता है। इनके अपने प्रायोरिटीज हैं, इनके अपने गोल्स हैं, और वो उन गोल्स को, उन प्रायोरिटीज को अचीव करने के लिए क्या करते हैं कि उसके लिए ये फॉरेन पॉलिसी डिसीजन करते हैं अपने अपने मकसद के लिए, ठीक है? आप क्या लिखें जी, आप लिखें एलीट पॉलिटिशियंस, इसको करें एलीट। क्या मतलब कि जो जैसे प्राइम मिनिस्टर है, या जैसे इन प्राइम मिनिस्टर के साथ और कौन होते हैं जी, सबसे टॉप में कौन होते हैं जी, फॉरेन मिनिस्टर है, या जो इनके यानी कि जैसे इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, 5 6 7 लोग हैं ऐसे जो टॉप पे हैं। ब्यूरोक्रेट्स में कौन है जी, जैसे कि सेक्रेटरी टू द पीएम है, या जी स्टैब का सेक्रेटरी है, ठीक है, या डिफेंस सेक्रेटरी है, ठीक है?
अब आप देखें, इसकी एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। आपने जाना है और आपने काम करना है। आप सब का देखें, इराक वार केस, मैंने लास्ट क्लास को भी कहा था लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसको जो करेगा तो देखें, प्रेसिडेंट बुश याद है? प्रेसिडेंट बुश, सेक्रेटरी स्टेट पाल, ठीक है, कॉलिन पावल याद है? और सुने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्डोलीजा राइस। कॉन्डोलीजा राइस क्या थी? सिक्योरिटी एडवाइजर थी। और सुने, सेक्रेटरी डिफेंस रम्सफील्ड। रम्सफील्ड का क्या था? सेक्रेटरी डिफेंस। अब ये क्या है? एलीट पॉलिटिशियन है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है। इन सब ने क्या किया कि ये जो रम्सफील्ड था, इसका जहां तक मुझे पता है, ये इसका ताल्लुक वेपन इंडस्ट्री से था। बुश की का ताल्लुक एक फेमस ऑयल जायंट फैमिली है, ठीक है। इराक में जाने का मकसद क्या था? इराक में एक तो कि जब जंग होगी, वार होगी, तो क्या होगा? वॉर्स में क्या होता है? वेपन्स यूज होते हैं। जब वेपन्स यूज होते हैं तो जो वेपन इंडस्ट्री है वो चलती है, और वेपन इंडस्ट्री उससे पैसा कमाती है। तो रम्सफील्ड का ये ऑब्जेक्टिव था। कमिटमेंट्स डिफरेंट है ना, देखें रम्सफील्ड का क्या कमिटमेंट है वेपन्स का, सेक्रेटरी स्टेट कॉलिन पॉल का डिफरेंट है, कॉन्डोलीजा राइस का डिफरेंट है। बुश का क्या था? इन दोनों का आप देख लें, कॉन्डोलीजा राइस का क्या था और रम्स इनका सेक्रेटरी स्टेट कॉलिन पॉल का, ठीक है। तो अब आपको समझ आई कि बुश का क्या था? ऑयल के लिए इराक जाना, ऑयल, इराक वॉज ऑयल रिच। रम्सफील्ड जो था, वेपन्स से इसका ताल्लुक था। लिख सकते हैं, ये बहुत मशहूर एग्जांपल है। इराक वार तो पूरा क्या था? वो तो पूरा का पूरा क्या था? एक इंटरेस्ट था इनका, इन लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट था इन सब का। वहां पे तो कुछ भी नहीं था इराक में। इराक में क्या इन्होंने करना था? सद्दाम हुसैन के पीछे गए थे। सद्दाम हुसैन के पास कुछ भी नहीं निकला अभी तक। इन्होंने कहा कि WMD है, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, वो सारा का सारा जो है कुछ भी नहीं था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और UN ने बैकिंग भी नहीं दी, याद रखें, नो बैकिंग, देयर वाज नो बैकिंग बाय UN और UNSC, ठीक है। तो आज के लिए यही काफी है, ठीक है। 12 बज चुके हैं, आप लोग सही थक गए होंगे मेरे ख्याल से, सही। तो आप लोगों ने ये मुझे बताना है, सेक्रेटरी स्टेट और कॉन्डोलीजा राइस, इन दोनों के क्या इंटरेस्ट थे? सर, अकॉर्डिंग टू द सेक्रेटरी डिफेंस, $15 billion of defense were not payable according to Secretary's defense, and after 2 hours, आप सही तरह से वो करें, ठीक है। ठीक है जी। आपने स्टडी किया है, आप बस आपने किया है, देख लें। आप ये बताएं कि ये जो कॉन्डोलीजा राइस है, इसका क्या था? ये आपने नहीं बताया ना। एग्जैक्टली exactly.
एग्जैक्टली व्हाई डिडंट दे हैव, ये देखिए आपको सारी चीजें पता लग रही हैं, इराक वॉर आपको पता लग रहा है, आपको ये सारा करंट अफेयर्स आपका पता लग रहा है आपको, तो आपको फायदा नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलें ये नोट्स आपको मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर में क्लास में, और फिर हम अगली क्लास प्लान करते हैं। कल तो मुझे लगता है कल सुबह मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि कल सुबह बुक्स मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप में बुक्स के नाम देखें थोड़ी देर में, सजेस्टेड रीडिंग बता देता हूँ आपको। कल मेरा प्रोग्राम नहीं है क्लास लेने का सुबह, कल सुबह यूएस हिस्ट्री का प्रोग्राम है 9 से 12 सुबह, रात वाली क्लास शायद ना हो, सुबह ले लें हम। तो दैट्स इट, ठीक है जी। और आई होप कि आपको क्लास से सब कुछ समझ आ गई है, ठीक है, क्योंकि यूएस से तो हमने 3 क्लासें कर ली हैं, चौथी क्लास होगी। आई होप कि आपको सब समझ आ गई है। यू डू नॉट नीड रिकॉर्डिंग्स की आपको अब क्या जरूरत है यार, आपको सारा ये मैं आपको भेज दूंगा चीजें, आप इसको रीडिंग कर लें, दैट्स इट, ठीक है। तो हम अपनी पूरी एफर्ट क्लास में लगाएं, क्लास के बाद दोबारा हम रिकॉर्डिंग के लिए बैठ जाएं तो दैट इज नॉट फेयर, ठीक है। आप इसके बाद अपना नोट्स बनाए ना, अगर नोट्स बनाए, ठीक है, बुक पढ़ें, डिफरेंट चीज देखें ताकि आपका होराइजन एक्सपैंड हो जाए। दैट्स इट, मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।